नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। इस अंक की सबसे पहली खबर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का 14,400 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला पहला विशाल राज्य क्षेत्र बन गया है। कार निकोबार और नानकोरी द्वीप समूह पीजीएस इंडिया यानी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम प्रमाणन कार्यक्रम की लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन योजना के तहत जैविक प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला विशाल संस्पर्शी राज्य क्षेत्र बन गया है। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने की एक प्रक्रिया है। ये सुनिश्चित करती है कि उनका उत्पादन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो। लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन को परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक कृषि के लिए संभावित क्षेत्रों के दोहन के लिए त्वरित प्रमाणन कार्यक्रम के रूप में आरंभ किया गया था। एलएसी के तहत क्लस्टर में सभी किसानों को मानक आवश्यकताओं का पालन करना होता है और सत्यापित होने के लिए वार्षिक प्रमाणन प्राप्त करना होता है। आइए अब नजर डालते हैं भारत में जैविक कृषि पर। भारत जैविक कृषि के क्षेत्रफल के मामले में विश्व के 5वें स्थान पर है और उत्पादकों की कुल संख्या के मामले में शीर्ष पर है। इसका आधार वर्ष 2019 है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान मूल्य के संदर्भ में भारत का जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात 51% तक बढ़ा है। वर्ष 2018 में सिक्किम विश्व का प्रथम जैविक राज्य बन गया था। जैविक कृषि को संश्लिष्ट रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों, ट्रांसजेनिक प्रजातियों या एंटीबायोटिक दवाओं और वृद्धि प्रेरक स्टेरॉइड्स और अन्य रसायनों के उपयोग के बिना फसल उत्पादन, पशुपालन तथा अन्य उत्पादों के उत्पादन के रूप में परिभाषित किया गया है। अगली खबर एमएसएमई क्षेत्र से। एमएसएमई ने गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के वर्गीकरण मानदंडों की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई आर्थिक बाधा के कारण गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीएस के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन की मांग की जा रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि विभिन्न दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए वर्गीकरण के लिए क्या क्या मानदंड हैं। इसमें पहले हैं विशेष उल्लेख वाले खाते यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट SMA। ये ऐसे खाते हैं जिनके एनपीए या दबावग्रस्त परिसंपत्तियां बनने की संभावना होती है। इन्हें भी कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इसमें मूलधन या ब्याज का भुगतान या किसी अन्य राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से बकाया शामिल है। इसमें SMA 0 का मतलब है 1 से 30 दिन की अवधि के लिए बकाया। SMA 1 का मतलब है 31 से 60 दिन की अवधि के लिए बकाया और SMA 2 का मतलब है 61 से 90 दिन के लिए बकाया। आपको बता दें कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियां या एनपीए एक ऋण या अग्रिम है जिसमें मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए बकाया हो। इसके अलावा परिसंपत्तियों के अन्य प्रकार भी हैं, जैसे अवमानक परिसंपत्तियां यानी सब स्टैंडर्ड एसेट्स। ये वो परिसंपत्ति हैं जो 12 महीने से कम या उसके बराबर अवधि तक एनपीए बनी हुई हैं। दूसरी हैं संदिग्ध परिसंपत्तियां यानी डाउटफुल एसेट्स। एक परिसंपत्ति को संदिग्ध के रूप में तब वर्गीकृत किया जाएगा यदि वो 12 महीने की अवधि तक अवमानक श्रेणी में रही हो। और अंत में होती है हानि वाली परिसंपत्ति यानी लॉस एसेट्स। हानि वाली परिसंपत्ति वो है जहां बैंक या आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों या आरबीआई निरीक्षण द्वारा हानि की पहचान की गई है, लेकिन उसे पूर्ण रूप से बट्टे खाते में नहीं डाला गया है। अगली खबर आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने की पहल की औपचारिक शुरुआत की। इस पहल के उद्घाटन समारोह में सभी 3 सदस्यों ने सम्मति व्यक्त की कि यदि आवश्यक हो तो उचित समय पर SCRI यानी सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव विस्तार पर सहमति के आधार पर विचार किया जा सकता है। सबसे पहले जापान द्वारा प्रस्तावित SCRI का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्स्थापन की संभावना के बीच चीन पर निर्भरता को कम करना है। SCRI का लक्ष्य एक मुक्त और पारदर्शी व्यापार एवं निवेश परिवेश बनाना है। ये आसियान जापान आर्थिक लोचशीलता कार्य योजना, भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक भागीदारी जैसे मौजूदा द्विपक्षीय ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है। आइए जानते हैं SCRI के उद्देश्य के बारे में। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र को अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र में बदलने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा।
साझेदार देशों के बीच पारस्परिक रूप से पूरक संबंध स्थापित करेगा। SCRI के तहत ये 3 राष्ट्र कई प्रयास कर रहे हैं, जैसे औद्योगिक पार्क स्थापित करना तथा उनके बीच वायु और समुद्र आधारित कनेक्टिविटी में सुधार करना, व्यापार एवं निवेश बाधाओं के समाधान के लिए एक तंत्र स्थापित करना, एक सुव्यवस्थित जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करना। अगली खबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। वित्त मंत्री ने IIT मद्रास में भारत के प्रथम 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है। मकान का निर्माण स्वदेशी कंक्रीट 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके किया गया है। ये तकनीक 5 दिनों में 3D प्रिंटेड मकान बनाने में सक्षम है। इस तरह की तकनीक वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की समय सीमा की पूर्ति में सहायता कर सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि 3D प्रिंटिंग आखिर है क्या। 3D प्रिंटिंग या योगात्मक विनिर्माण यानी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक डिजिटल फाइल से त्रिआयामी ठोस वस्तुओं को बनाने की एक प्रक्रिया है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में किसी वस्तु के निर्माण के लिए तब तक सामग्री की क्रमिक परतों को जोड़ा जाता है जब तक कि वस्तु का निर्माण न हो जाए। इनमें हर परत को वस्तु के महीन कटी हुई अनुप्रस्थ काट के रूप में देखा जा सकता है। 3D मुद्रण सब्सट्रैक्टिव विनिर्माण के विपरीत है। इसमें एक मिलिंग मशीन से धातु या प्लास्टिक के टुकड़े को काटा या खोखला किया जा सकता है। ऐसे उत्पादों के लिए अनुप्रयोग क्षेत्रों की बात करें तो चिकित्सा और संबद्ध क्षेत्र, ऑटो और सहायक ऑटो और मोटर स्पेयर पार्ट्स व्यवसाय, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स आदि शामिल हैं। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर 3D मुद्रण और योगात्मक विनिर्माण का बाजार वर्ष 2024 तक $34.8 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। भारत में वर्ष 2020 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी क्षमता को प्राप्त करने के लिए योगात्मक विनिर्माण के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार की है। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 का शुभारंभ किया गया। इम्यूनाइजेशन एजेंडा यानी IA 2030 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, यूनिसेफ, गावी यानी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन और अन्य साझेदारों द्वारा अ ग्लोबल स्ट्रेटेजी टू लीव नो वन बिहाइंड के शीर्षक से आरंभ किया गया है। इसमें सुदृढ़ आधुनिकीकरण प्रणालियों के माध्यम से टीकों के जीवन रक्षक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए एक महत्वाकांक्षी नई वैश्विक रणनीति बनाई गई है। इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 विश्व टीकाकरण सप्ताह के दौरान आरंभ किया गया था, जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रोगों से लड़ने के लिए सभी आयु के लोगों की सुरक्षा के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। ये एजेंडा बाल्यावस्था से किशोरावस्था और वृद्धावस्था तक जीवन भर टीकाकरण पर केंद्रित है। अगर इसे पूर्णतया लागू किया जाता है तो ये अनुमानित तौर पर औसतन 50 मिलियन मृत्यु को टालने में सहायक सिद्ध होगा, जिसमें से 75% निम्न तथा निम्न मध्य आय वाले देशों में होती हैं। वर्ष 2030 तक प्राप्त होने वाले लक्ष्यों में शामिल हैं बाल्यावस्था और किशोरावस्था में दिए जाने वाले आवश्यक टीकों का 90% कवरेज प्राप्त करना, टीकों से पूरी तरह से वंचित बच्चों की संख्या को कम करना, नए या कम उपयोग वाले टीकों जैसे कि कोविड-19, रोटा वायरस या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV के 500 राष्ट्रीय या उपराष्ट्रीय समावेशनों को पूर्ण करना। भारत के टीकाकरण के प्रयासों को मिशन इंद्रधनुष और सघन मिशन इंद्रधनुष द्वारा सुव्यवस्थित किया गया है। इनमें क्षय रोग यानी TB, मस्तिष्कावरण शोथ यानी मेनिंजाइटिस, खसरा, हेपेटाइटिस B आदि 12 रोग शामिल हैं। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। कांगो में संयुक्त राष्ट्र अभियान। ये संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन था जो वर्ष 1960 और 1964 के बीच कांगो गणराज्य में संपन्न हुआ था। भारत ने मिशन में राजनयिक, सैन्य विशेषज्ञता, सैनिकों, खाद्य आपूर्ति और सहायता के रूप में योगदान दिया था। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना एक ऐसा साधन है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थायी शांति की स्थिति बनाने के लिए संघर्ष से ग्रस्त देशों की सहायता करने के लिए विकसित किया गया है। शांति अभियान विभाग के नेतृत्व में वर्तमान में 12 शांति अभियान संचालित हैं। अनिवासी कर योग्य व्यक्ति यानी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स NRTPs। अनिवासी कर योग्य व्यक्ति यानी NRTP का मतलब ऐसे व्यक्तियों से है जो कभी कभी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबद्ध लेन देन करता है, लेकिन जिनके पास भारत में व्यवसाय या निवास का कोई निश्चित स्थान नहीं है। GST कानून के तहत इनके लिए पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड आदि के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं। घरेलू करदाताओं के लिए GST के तहत पंजीकरण केवल तभी आवश्यक है
जब कुल कारोबार यानी टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक हो। NRTPs के लिए भारतीय GST कानून के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना आवश्यक है, भले ही कारोबार की मात्रा कुछ भी हो। विदेशी माध्यस्थम पंचाटों की मान्यता और प्रवर्तन पर अभिसमय, जिसे न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी कहा जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थतम के प्रमुख साधनों में से एक है। इसके 2 बुनियादी घटक हैं, जिसमें पहला है विदेशी माध्यस्थम पंचाटों की मान्यता और प्रवर्तन, यानी दूसरे देश के राज्य क्षेत्र में दिए गए माध्यस्थतम पंचाट। एक अनुबंधित राज्य का न्यायालय जब उस मामले को अभिग्रहित करता है जिसके संबंध में पक्षकारों ने एक माध्यस्थतम समझौता किया है, तो न्यायालयों द्वारा किसी एक पक्ष के अनुरोध पर उस मामले को माध्यस्थतम के लिए अवश्य संदर्भित करना चाहिए। भारत सहित 160 से अधिक देशों द्वारा इसका पालन किया जाता है। इंडो जर्मन परियोजना पायरासोल। इंडो जर्मन परियोजना पायरासोल के एक भाग के रूप में चेन्नई में एकीकृत सौर ड्रायर और पायरोलिसिस पायलट की आधारशिला रखी गई। इसे इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान को प्रदान किया गया था। ये परियोजना अंततः भारतीय स्मार्ट शहरों के फैब्रिस ऑर्गेनिक वेस्ट और सीवेज स्लज के संयुक्त प्रसंस्करण के लिए प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ ऊर्जा रिकवरी, कार्बन प्रक्षालन और पर्यावरण सुधार से संबंधित अत्यधिक उपयोगी बायोचार और स्वच्छतापूर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देगी। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। फारस की खाड़ी में ईरान और अमेरिकी युद्धपोतों के बीच एक तनावपूर्ण संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ये दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है, जो ईरान और अरब सागर के बीच स्थित हिंद महासागर का विस्तार है। फारस की खाड़ी की सीमा 8 देशों को स्पर्श करती है और आप सब लोगों को बताना है कि वो 8 देश कौन कौन से हैं। और अब चर्चा करते हैं दूसरे स्थान साहेल के बारे में। फ्रांस अभी भी साहेल क्षेत्र में एक मजबूत सैन्य उपस्थिति रखता है। ये अफ्रीका का विशाल अर्धशुष्क क्षेत्र है। ये उत्तर में सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय सवाना को अलग करता है। और अब तीसरा स्थान है यूक्रेन। प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया जाता है। ये दिवस पहली बार वर्ष 2016 में वर्ष 1986 में घटित परमाणु आपदा की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया था। और चौथा स्थान है आर्मेनिया। तुर्की की उपेक्षा करते हुए अमेरिका ने वर्ष 1915 में ऑटोमन सैन्य बलों द्वारा की गई आर्मेनियाई लोगों की हत्या को नरसंहार घोषित किया है। आर्मेनिया एक भू-आबद्ध देश है। ये यूरोप और एशिया के बीच एक संगम पर स्थित देश है। आपको बताना है कि एशिया में कौन कौन से देश भू-आबद्ध देश हैं। ये दक्षिणी काकेशस में स्थित है और पूर्व सोवियत गणराज्यों में सबसे छोटा है। साइबर अपराध स्वयंसेवक कार्यक्रम। इसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C द्वारा आरंभ किया गया था। ये नागरिकों को गैर कानूनी सामग्री ध्वजवाहक के रूप में स्वयं को पंजीकृत करने की अनुमति प्रदान करता है, ताकि वे आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री को हटाने के लिए रिपोर्ट दर्ज करा सकें। ये अवैध या गैर कानूनी ऑनलाइन सामग्री की पहचान करने, रिपोर्टिंग और हटाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करेगा। I4C को साइबर अपराध के विरुद्ध उपाय के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए गृह मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के नियम 50 ने एथलीटों के अभिव्यक्ति के अधिकार पर एक बहस आरंभ की है। ओलंपिक चार्टर का नियम 50 खेल की तटस्थता और ओलंपिक खेलों की सुरक्षा के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। ये किसी भी तरह के प्रदर्शन या राजनीतिक, धार्मिक या नस्लीय प्रचार को खेल स्थानों और अन्य ओलंपिक क्षेत्र में प्रतिबंधित करता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें और कोरोना के खिलाफ 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोग टीका लगवाएं और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हाँ, लेकिन इसके साथ ही मास्क पहनें, हाथ और मुंह साफ रखें और 2 गज दूरी का पालन करें। और इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।